बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से तमाम दोस्तों को खुशामदीद। लीगल एजुकेशन कमेटी का बार वोकेशनल कोर्स के सिलसिले के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आइडियोलॉजी के साथ ये आज हमारा 11वां लेक्चर है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के अंदर। आप तमाम दोस्तों को जैसे कि मैंने कहा खुशामदीद भी हम कहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है और समझाने की दोस्तों को ये ज़रूरत है कि तमाम दोस्तों को किताबों में तो पढ़ लिया जाता है कि वकालत कैसे करते हैं, मगर जब आप प्रोफेशन के अंदर आते हैं तो कोई ट्रेन बंदा नहीं करता कि प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने ये इस सिस्टम की इसकी और ये जो हमारा लेक्चर्स का सीरीज़ है उसकी आइडियोलॉजी बेसिकली यही है कि बेहतरीन प्रोफेशन के अंदर जो साहिबान हमें मिलते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ को, उनको हम लेके आते हैं आपके सामने कि वो आपको सिखा सकें कि किस तरीके से उन्होंने किया है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने लीगल फ़िलासफ़ी पढ़ी हो तो उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन को कहा जाता है द इंजन ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ। मुकदमे का दिल प्रैक्टिकली वाली अगर आप होता है, दोनों पार्टीज बेशुमार टाइमों के ऊपर झूठ बोल रही होती है या एक बोल रही होती है और मौका आपको एक ही केस, प्लीडिंग्स भी आती हैं मगर प्लीडिंग्स के अंदर वकील तैयार करके दे देते हैं, मगर मौका सच तक पहुँचने का किसी भी मुकदमे के अंदर अमूमन आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये होता है। तो ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल चीज़ है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए एक हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्पिटेंट और जिन साहब को हम कंसिडर कर सकते हैं आइडियल इन आर प्रोफेशन, जनाब सिकंदर जावेद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है सिकंदर साहब का 40 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेशन के अंदर, पढ़ाते भी हैं कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज के अंदर आई बिलीव पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ कंट्रीब्यूट ना सिर्फ ट्रेनिंग में, इनके वीडियोस अगर आप ऑनलाइन जाकर देखें तो लीगल ओपिनियन के नाम से, सर लीगल एडिशन के नाम से यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं और लीगल एडिशन के नाम से रिसाला भी कानून के बारे में छापते रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है हमारे दरमियान एक इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई कॉम्पिटेंट वकील साहब मौजूद हैं, सिकंदर जावेद साहब। ओवर टू यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शायद अगर अदालत में बहुत ही कोई अहम केस लगा होता तो आज मैं छुट्टी कर लेता, और वो जस्टिफाइड भी था इसलिए कि मुझे आज बुखार है, आवाज़ की हालत आप देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ाने से शौक़ है, जुनून है, तो आप दोस्तों को टाइम दे बैठा था। अहमद भाई से मैं वादा कर बैठा था कि आज मैं आऊँगा, तो इसलिए मैं बुखार के बावजूद भी आज आ गया। आज हम स्टार्ट ज़रूर करेंगे, और जैसे अहमद भाई ने बताया कि कितना अहम ये टॉपिक है, लेकिन उसकी अहमियत के बावजूद हमारे सब जगह, मैं सिर्फ लाहौर को नहीं ब्लेम करता, पूरे पाकिस्तान में हमारे नौजवान वकला का जो एक इंटरेस्ट है एक अमली वकालत में, तो उसका अंदाज़ा हम अटेंडेंस से कर सकते हैं। ये गिला नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ कि इस रवैये के बावजूद आप लोग आए हैं, और इसी आपके जज्बे के तहत मैं भी बीमारी की हालत में आपके सामने बैठा हूँ। आज हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन शायद ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लास्ट टाइम मेरा सिर्फ FIR पे जो है यहाँ एक लेक्चर था, तो वो 1 घंटे का लेक्चर था और 1 घंटे की ही वो सवाल जवाब थे, तो 2 घंटे का वो लेक्चर था। तो किसी को बताता हूँ कि यार पंजाब बार काउंसिल में FIR पे लेक्चर था तो 2 घंटे चला, तो वो बड़े मज़ाही अंदाज में, या कोई दोस्त यार हैं सारे सीनियर्स हैं, वो कहते हैं यार 2 घंटे तो की FIR का दसिया होना है। मैं कहा ये ज़बानी नहीं बता सकता, आप वो लेक्चर देखें तो फिर मुझे बताएं कि उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा थी या इररेलेवेंट थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब सीखने का प्रोसेस बताने से नहीं, इससे ज़्यादा पूछने से मिलता है। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो आप जब जहन में उसकी प्रेपोजिशन बनाते हैं
उस सवाल को आप जब बनाते हैं तो आप बहुत सारे अंदर आपके जो सवालात होते हैं उनको आप सामने रख के कोई एक सवाल पूछते हैं। तो उस आप जो एक सवाल पूछते हैं उसके लिए आपके जहन में 7-8 सवालात होते हैं जो मिल के एक सवाल बनता है। तो हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, क्रॉस एग्जामिनेशन। वकालत की मेराज है। इससे मुश्किल और इससे आसान नहीं कहूँगा, इससे अहम वकालत में और कोई टॉपिक नहीं है। क्यों कि जिस तरह कहते हैं ना कि मुहावरा बना हुआ है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वे, वो जमिया ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं वे। तो इस तरह में कहते हैं कि जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं आती या जिसने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की उसकी वकालत अधूरी है, वो चाहे जितना भी कामयाब हो। क्योंकि प्रोसीजरल चीज़ें जो क्रॉस एग्जामिनेशन से मुराद ट्रायल कोर्ट, और क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल कोर्ट का लाज़िम मलज़ूम है, तो इसलिए आपको प्रोसीजरल चीज़ें ट्रायल कोर्ट से मिलती हैं और ट्रायल कोर्ट की सबसे जो अहम फील्ड है वो क्रॉस एग्जामिनेशन है। तो जब मैंने वकालत का आगाज़ किया मुल्तान से 1984 में, तो हमारे ज़माने में क्रॉस एग्जामिनेशन के बड़े जय्यद, बड़े माहिर वकील होते थे। तो उनकी महारत और उनकी काबिलियत को जब आज के दौर के साथ मैं कंपैरिजन करता हूँ तो कहतुल रजाल है। क्यों कि ट्रायल ख़त्म हो गया, अब तो बस गुजारा है। और आप लोग अगर क्रॉस एग्जामिनेशन को सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो आप सारी उम्र किसी भी लेवल पे चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट, सबसे हाईएस्ट कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, आप मार नहीं खाएंगे। इसलिए कि बेसिक चीज़ें जो हैं, आर्गूमेंट से लेके, प्रेजेंटेशन से लेके, सवाल जवाब करने से, जज को मुशाहिदा करने से, विटनेस की फेस रीडिंग करने से, ये तमाम चीज़ें अगर आप इकट्ठी कर लें तो ये तमाम चीज़ें आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में मिलती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में शामिल नहीं है, लेकिन इनके बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल नहीं होती। कि जब तक आपको नफ्सियात पे कुछ अबूर हासिल नहीं। मैं वकालत के बारे में कहता हूँ कि वकालत एक हमा वक्त हरफन मौला एक वकील को होना चाहिए। हरफन मौला इस सेंस में कि उसको कानून पे अबूर, मैं थोड़ा सा मेरा हल्क खुश्क होगा और मैं थोड़ा सा दरमियान में आपकी इजाज़त से, बल्कि आपसे माजरत के साथ कि मेरा इस वक्त जो है थोड़ा सा शुगर लेवल लो होता है सुबह नाश्ता करने के बाद, तो इसलिए चाय पीऊँगा। आपको पूछ नहीं सकता इसलिए कि ये अहमद भाई का डोमेन है, तो मैं ये एक थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ये लिबर्टी लूँगा। तो ये हरफन मौला ये प्रोफेशन है। वजह कि आपको एक अच्छा नफ्सियात दान होना चाहिए, आपको फेस रीडिंग आनी चाहिए कि जज आपके किस पॉइंट पर मुतासिर हो रहा है। आप 10 पॉइंट सोच के आए हैं, रात को तैयारी की है और आपके नज़दीक बहुत अहम पॉइंट्स थे, जज ने लिफ्ट ही नहीं कराई उन पॉइंट्स में। कोई एक माड़ा या पॉइंट जो आपने फॉर्मली सा तैयार किया, जज कहता है हाँ, जज की आंखें चमक उठती हैं उस पॉइंट को जब आप छेड़ दें, तो सारे पॉइंट्स को छोड़ दें, उस पॉइंट को चिपक जाए। मैं आपको उसकी प्रैक्टिकली मिसाल बताता हूँ कि कल मेरा एक बेल का केस लगा हुआ था जस्टिस आलिया नीलम के पास। तो मैं अपने बच्चों को कह रहा था कि इसने तो फ्रैक्चर किया है, मेन अक्यूज्ड है, इसने रॉड मारा है, हड्डी टूटी है, जज साहब बहुत मुश्किल जज हैं, तो बेल कैसे होगी? मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन कोशिश करना तो एक वकील का फर्ज। हमने अभी 2-3 ही जुमले पूछे थे तो जज साहबा प्रोसिक्यूशन के पास चली गई, कब तक रखना है आपने इसको जेल में, कितने अरसे से जेल में है, आपने एक्सरे शामिल मिसल किए हैं कि इसकी जो फ्रैक्चर का सबूत आए, उनके पास इसका जवाब नहीं था और बेल हो। तो कहने का मतलब ये है
कि आप अपनी एफर्ट्स पूरी करके जाएं, आगे तो फिर अदालत में रिजल्ट निकले। हम वापस आते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये एक टॉपिक में ये कवर नहीं होगा, इसलिए मैंने अहमद भाई की इजाज़त से कहा था कि अगर बच्चे इसमें दिलचस्पी लेंगे, इसको फिर अगर पढ़ना है तो बड़ी डिटेल से आप करें। तो आपको फिर डिमॉन्स्ट्रेट करवाऊंगा। एक अपने जो मेरे केस में जो गवाह हैं, जो मेरे पास मर्डर केस हैं, उन गवाहों को, प्रोसिक्यूशन के जो मेरे गवाह हैं, उनको ला के यहाँ खड़ा करूँगा और आप लोगों से, दोस्तों से कहूँगा कि इस पॉइंट पे ये इसकी एविडेंस है, इस पे आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें। तो जब आप यहाँ खड़े होके सवाल पूछेंगे ना, तो आप सवाल भूल जाएंगे कि पूछना किसी। ये एक्सपीरियंस है कि जब आप बार बार पूछेंगे, फिर महारत आती है। स्किल्स ऑफ एडवोकेसी एंड स्किल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, ये हमें टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी देर मेरे साथ बैठे, तो ये टाइम आपका मेरा है। जिस तरह महबूब जब आपके पास आते हो, बाकी सारियाँ गल्लां छड़ के आए, इसलिए तो मेरे को बैठे होता हूँ। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितना टाइम मेरे पास, आप बोर हों तो चले जाएं, लेकिन अगर लेक्चर के दौरान आपकी तवज्जो किसी और तरफ होगी तो वो फिर थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब होता हूँ। इसको बेटा साइलेंट कर लगा दो। थैंक यू बेटा। तो ये प्रैक्टिकली अगर आप सीखेंगे ना, लेक्चर्स तो बहुत पढ़े हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दुनिया जहां सारी जगह ही क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, लेकिन हर किसी के समझाने का अंदाज अपना है। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ सीनियर्स में कि वो एक नए वकील की जहनी सतह पे आके नहीं समझाते। वो कहते हैं यार बहुत कुछ तो इनको पता ही होगा, बहुत कुछ तो इनको पता ही होगा। बस वो मोटी मोटी बातें बताते हैं कि भाई जब तक पहली सीढ़ी नहीं सिखाओगे तो 5वीं 10वीं सीढ़ी समझ नहीं आएगी। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, अभी आपको बेसिक बात ही क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ही नहीं पता, तो मुझे बताएं कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ कैसे जाएंगे आप। तो हम करेंगे स्टार्ट से, जीरो से स्टार्ट करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे। वरना अगर आप लोगों की डिमांड हुई कि जी हमें क्रॉस एग्जामिनेशन के मुताबिक मोटे मोटे प्रिंसिपल्स बताएं, तो असी जानिए तो क्रॉस एग्जामिनेशन जानिए, मैं वो भी कर दूंगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने टाइम में से आप पे कोई एहसान नहीं, अपने शौक़ में आया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा तो शौक़ पूरा हो, लेकिन आपके मुताबिक पूरा हो, आपको कुछ समझ आए। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़, ये कुछ पॉइंट आप लिखें कि जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन देखते थे अदालतों में, तो हमें उस्ताद कहते थे कि बेटा एक कागज़, अपना एक रजिस्टर और एक पेन आपके पास हर वक्त होना चाहिए। एक कॉपी हो, नोटबुक हो, रजिस्टर हो। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो एक पेंसिल और एक कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और जो सवाल कर रहे हैं वो आप लिखते जाएं, और जो अदालत में हो रहा है वो भी साथ लिखते जाएं कि ये एतराज़ किया मुखालिफ वकील ने, दूसरे वकील ने उसका ये जवाब दिया, और अदालत ने फिर उस पर यह वर्डिक्ट दिया, ये कहा। जैसे अमूमन ऑब्जेक्शन होता है, ये सवाल नहीं पूछ सकते जी, दोनों वकील आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, नहीं मैं पूछ सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे रोकने की। भाई लड़ना थोड़ी है, अदालत को बावर कराना है कि ये सवाल बहुत ज़रूरी है, कानूनी है, और उस मुकदमे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये आप जब अदालतों में क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी अदालत में लगा हो, आप पीछे खड़े हो जाएं और लिखते जाएं सवालात, फिर सवालात पूछें। तो मैं आपको यहाँ एक बड़ा दिलचस्प थोड़ा सा वाक़या बताता हूँ। ये बीच में मैं इसलिए मिसालें देता हूँ कि ये वकालत से मुतल्लिक हैं और अमली मिसालें हैं, उसमें आपको आसानी। मेरे पास मुजफ्फरगढ़ से जब मैं मुल्तान होता था तो एक जूनियर आया, वहाँ के एक दोस्त ने उसको भेजा
कि वकालत सीखनी है तो जाओ मुल्तान सिकंदर जावेद साहब अगर तुम्हें रख लें अपने पास तो तुम सीख जाओगे 4-5 महीनों में। वो मेरे पास आया और उसने मुझे सराइकी में एक जुमला कहा कि सही में कहूँ तुम्हारे दोस्त ने भेजे कि सर जी वाला वो सर जी उसका जो है क्या कहते हैं तकिया कलाम था, सर जी मैं कितनी अर्से सीख वैसा। मैं कहा कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे। ठीक है। तो वो डेली आता था तो मैं सबसे पहला लेक्चर दे सबसे पहली बात बताता हूँ कोई भी जूनियर जब मेरे पास आता है कि आपके पास हर वक्त पेन और नोटबुक होनी चाहिए। अदालत में बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, कोई भी लीगल प्रपोजिशन आ गई है, कोई भी सवाल आ गया उसे लिखें और फिर बाद में जब मैं फ्री हूँ तो उसको पूछें। जितना आप पूछेंगे उतनी आप वकालत सीखेंगे। इससे बेहतर आप वकालत सीख ही नहीं सकते कि जितनी आप सवाल जवाब की सूरत में सीखेंगे। पढ़ने से नहीं सीखेंगे, बहुत सारी बातें ऊपर से गुजर जाती। लेकिन जब उसको उस्ताद बताता है ना मिसालों के साथ, फिर वो बात ऐसी होती है जैसे आप कोई चीज़ दीवार पे कील के साथ ठूंक देते हैं, फिर वो जहन से नहीं निकलती। इसका एक और फायदा क्या कि जब आप कोई एक सवाल पूछते हैं ना उस्ताद से, तो उसके जवाब में वो आपको 5 बातें तो और बताता है। आपने बेल पूछी, सब फर्ज करें बेल के बारे में कि सर ये बेल क्या होती है और ये कैसे होती है और ये किस सेक्शन के तहत होती है। अब आपको उस्ताद बताएगा कि बेल जो है प्री अरेस्ट भी होती है, आफ्टर अरेस्ट भी होती है, हेवियस भी कन्वर्टेड इनटू बेल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में भी बेल हो जाती है, सस्पेंशन को भी बेल ही कहते हैं, रिमांड के टाइम भी बेल हो सकती है। तो अब देखें कितने सवालों के आपको जवाब मिल गए। आपने तो एक ही सवाल पूछा था। तो इसलिए पूछने से मिलेगा इल्म, जो है पूछने से ज़्यादा मिलता है, पढ़ने से तो मिलता है, लेकिन जितने भी प्रैक्टिकल प्रोफेशंस हैं वो पूछने से ज़्यादा मिलते हैं। ये जो मिस्त्री हजरात हैं वर्कशॉप में, ये दूसरे हैं, ये क्यों इंजीनियर से ज़्यादा जानते हैं? इसलिए कि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। इंजीनियर्स के पास थ्योरी होती है, डिग्रियाँ होती हैं, तो जो उनके साथ मिला के करते हैं वो इंजीनियर्स बहुत तरक्की कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप पूछें। जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसके बारे में अदालतों में जाएं, इसके बारे में पढ़ें। किताबें जितनी भी पढ़ेंगे ना, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया होता है, उन्होंने अपनी उसके मुताबिक किया होता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन, इससे पहले एक आता है एग्जामिनेशन इन चीफ। कोई एक दो ही किस्म के केसेस होते हैं, या क्रिमिनल केसेस होंगे या सिविल केसेस होंगे। सिविल केसेस आगे समंदर की तरह हैं, उसके बेशुमार आगे ब्रांचें हैं, लेकिन प्रिंसिपल यही अप्लाई होगा। और जो क्रिमिनल के केसेस हैं उनकी आगे ब्रांचेस कम हैं। एंटी करप्शन केस है, बैंकिंग ऑफेंसेस केस है, नैब केसेस हैं, और एंटी टेररिज्म केसेस हैं, या CRPC के तहत मजिस्ट्रेट और आपके सेशन जज। तो मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल होता है या सेशन ट्रायल होता है, या फिर तीसरी एक सूरत होती है कि अगर कोई स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ में फिर जो ट्रायल का जो प्रोसीजर दिया गया है वो अडॉप्ट होगा। लेकिन अगर किसी स्पेशल लॉ में प्रोसीजर नहीं दिया गया तो वहां पर एक सेक्शन होता है कि प्रोसीजर की हद तक CRPC अप्लाई होगी और एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। एविडेंस एक्ट तो लाज़िम मलज़ूम है, एविडेंस एक्ट लाज़िम मलज़ूम है। लिमिटेशन एक्ट नहीं भी लिखा तो अप्लाई होगा, लेकिन प्रोसीजर की हद तक लिखा होगा कि ये प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। अगर नहीं लिखा तो एक प्रोविजन होगी कि टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर CRPC इज एप्लीकेबल। अच्छा, तो अब एविडेंस एक्ट का एक आर्टिकल है जो इसको सपोर्ट करता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए, जब भी कोई शख्स, कोई फरीक अदालत में केस फाइल करता है, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। अगर वो क्रिमिनल है तो FIR दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के सारे प्रोसेस
करने के बाद 173 की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, अदालत में चालान आ गया, उसके बाद अब चालान अदालत का शुरू हो गया काम। उसके बाद फिर अदालत जो है उसको पहले कॉग्निजेंस लेगी, देखेगी कि मैं सुन भी सकता हूँ कि नहीं सुन सकता इस केस को। अगर सुन सकता है तो आगे प्रोसीड करेगा, अगर नहीं सुन सकता तो उसको भेज देगा मजाज अदालत में। अगर उसको भी नहीं वो डिटरमिन होता कि कौन सी मजाज अदालत है, तो अपने से हायर फोरम को, सेशन जज को भेज देगा कि आप इसको देखें कि मुझे डाउट है कि कौन सी इसकी ट्रायल कोर्ट है, इसको ट्रायल कोर्ट में भेज दें। ट्रायल कोर्ट में केस पहुंच गया, उसके बाद ट्रायल कोर्ट अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देगी। हम उस पर आएंगे कि सीआरपीसी के तहत ट्रायल कैसे शुरू होता है। अभी हम क्रॉस एग्जाम, तो जब अदालत में केस आ गया तो अब एक फरीक है प्रोसिक्यूशन, दूसरा फरीक है डिफेंस। अब प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस पेश करनी है। अब एविडेंस जो है वो कई सूरतों में हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकती है, ओरल एविडेंस भी हो सकती है। अब ओरल एविडेंस में डायरेक्ट एविडेंस भी हो सकती हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी हो सकती है। मेडिकल की फॉर्म में भी एविडेंस हो, ये हम जब एविडेंस की हम एग्जाम जब करेंगे ना तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कितनी किस्म की एविडेंस होती हैं। फिर हर किस्म की एविडेंस पे फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के डिफरेंट जो है वो स्किल्स हैं या डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं कि मेडिकल एविडेंस पे कैसे आपने डील करना है, आई विटनेसेस को अपने। तो प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस देनी है, तो वो गवाहान की शक्ल में अगर है तो आप एग्जामिनेशन चीफ करवाएंगे, उसको एग्जामिन करेंगे अदालत। तो अदालत में जब प्रोसिक्यूशन एक फरीक जब अपने गवाह को एग्जामिन करवाता है, पेश करता है और वो बताता है कि मैंने ये देखा ये देखा ये देखा, तो इसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक, अब जो उसने कह दिया वो लाजमी तो नहीं, हरफ आखिर तो नहीं, उसको चेक कैसे करेंगे कि ये इसने सही कहा है? तो उसका पूरी दुनिया में जब से इंसानी माशरा बना है एक ही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया कि जो ओपोजिट पार्टी है, जो एडवर्स पार्टी है, उसको मौका दिया जाता है कि भाई आप इससे सवाल जवाब पूछ लें। एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है फ्रीकैन के बारे में और एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है एविडेंस के बारे में। जो फ्रीकैन के बारे में प्रिंसिपल अप्लाई होता है उसे कहते हैं अर्डियाटम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि किसी भी फ्रीक को सुने बगैर आप उसको कंडेम नहीं, उसके खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। ये किसके लिए है? अदालत के लिए, कि दोनों फ्रीकैन को आप सुन के फैसला करेंगे। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ना, इसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। है ये भी एग्जामिनेशन, लेकिन क्रॉस, दूसरी पार्टी ने इसको एग्जामिन करना। एग्जामिन का मतलब क्या है? मुशाहिदा करना, पूछना, देखना, ठीक है ना, एग्जामिन। तो जो क्रॉस दूसरी पार्टी, हम इसको मैं इस तरह समझा देता हूं, क्रॉस वर्शन, एक तो वर्शन है एक पार्टी का, क्रॉस वर्शन जो दूसरी पार्टी खड़ी है उसका क्रॉस वर्शन। जैसे हम कहते हैं क्रॉस टॉक कर रहे हैं, क्रॉस टॉक किसे कहते हैं? कि जो दो फ्रीक आपस में खड़े हैं तो अदालत को बाईपास करके आपस में क्रॉस टॉक शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो दूसरी पार्टी जब उससे सवाल जवाब करती है, पूछती है, तो उसके पूछने से, लेकिन थर्मामीटर तो नहीं होता, कोई ऐसा आला दुनिया में नहीं बना कि एक गवाह आया है बयान देने के लिए, उसको थर्मामीटर लगाएं या कोई एक आला लगाएं, रेड बल्ब जल गया, नहीं ये गवाह तो झूठा है। क्यों? कि भाई बल्ब जल गया, रेड बल्ब जल गया। अच्छा जी, ये गवाह है जी, इसको मीटर लगाया, ग्रीन लाइट जल गई, हाँ ये सच्चा। इस तरह का तो कोई नहीं। तो इंसानी माशरे ने इब्तदा से लेके आज तक उसको डेवलप करते गए। यही असूल, पहले जरगा होता था, अब भी पंचायत होती है, जरगा होता है, सरपंच बैठते हैं, कोई भी शेप दे लें तो वहाँ पर वो यही पूछते हैं कि हाँ भाई आपको शिकायत है, बताओ इस फरीक के खिलाफ क्या है। वो कहते हैं जी इन्होंने मेरी ज़मीन उजाड़ दी, मेरी फसल उजाड़ दी, सरदार साहब या नंबरदार साहब या जो भी आप कह लें, सरपंच है जो भी। वो फिर कहता है हाँ भाई तेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम है,
जवाब दे। वो कहता है जी मैं तो बेगुनाह हूं। वो कहता है भी कैसे मान लूं बेगुनाह? वो कहता है जी मुझे इससे पूछने का मौका दो। वो फिर उससे सवाल जवाब करता है। तो फिर उन सवाल जवाब के नतीजे में जो जवाबात आते हैं उनसे अदालत तय करती है क्या ये गवाह की जो गवाही है, इसकी जो एविडेंस है, ये सही है। मैं आपको दिलचस्प वाकया सुनाता हूं अपने वकालत का। एक लड़ाई हो गई गांव में। तो एक बाबा था, मेरा क्लाइंट मुलजिम था, उसको और उसके 2 बेटों को मुलजिम बना दिया। इल्ज़ाम था कि इन्होंने डांग जो है वो मारी, डांगे मारी, उसको ज़ख्मी कर दिया। उसके ज़ख्म थे, कोई फ्रैक्चर नहीं था, सर पे लगी हुई थी चोटें। वो हाथापाई और उसी में होती हैं ये। जब डांगे लगती हैं ना तो फिर उस ज़ख्मों की नोयत और होती है। तो उनकी एक बेटे को तो पुलिस ने बेगुनाह कर दिया। अब वो पुलिस जो है ना वो बाबे को जो है ना वो बेगुनाह कहती थी कि बाबा लड़ाई में नहीं था, 2 बेटों में से एक नहीं था और एक था। अच्छा, अब पुलिस जो है ना वो उसको बेगुनाह करती थी जो वाकई लड़ाई में था, लेकिन जो लड़ाई में नहीं था उसको गुनाहगार करती थी। तो बाबे का इसरार था कि जो मेरा बेटा बेगुनाह ना, जब तक उसको तय नहीं करेगा ना बेगुनाह, मैं भी नहीं होऊंगा बेगुनाह, मुझे भी चलान कर। तो वो म्यों थे, राजपूत थे, तो उनकी जबान में बता रहा हूँ। तो होते होते उनकी इन्वेस्टिगेशन आईओ तंग आके उन्हें इन्वेस्टिगेशन ले गया अपना एसपी साहब के पास। एसपी इन्वेस्टिगेशन जो ज़िले का सबसे बड़ा, उसके वजह पंचायत लगी। तो ये अब थोड़ा सा आप सुनिएगा, ये अब पंचायत का ये माहौल आपको होता है ये। तो एसपी साहब ने कहा कि हाँ भाई, ओ बाबा जी तुमको तो ये बेगुनाह कर रहा है, तो आप अपनी जान छुड़वाएं, क्यों नहीं होता? कहता देखें एसपी साहब मेरी बात सुनो, एक बेटे ने मेरा लड़ाई की, उसी ने मारा है, उस साले को कर दो, चलान कर दो, सजा कर दो, जो कर दो, वो अपनी सजा भोगेगा। दूसरा बेटा मेरा लड़ाई में नहीं था, तो जब तक उसको बेगुनाह नहीं करोगे ना तो मैं भी नहीं होऊंगा बेगुनाह। और मुद्दई पार्टी लगी है जी, इसने भी मारा, इसने भी मारा, इसने भी मारा। तो तंग आके ना उस बाबे ने एक सवाल किया। अब उसका जरा आप सवाल सुनिएगा, ये एक असल हुआ। वो कहता है एसपी साहब ये कहते हैं कि मैंने इसको 3 डांगे मारी, जख्म कोई नहीं आया, जख्म देख लो, इनका मेडिकल देख लो। एसपी साहब मुझे डांग दे दो, मैं एक इसके मारूंगा, ये साला उठ जाए तो मेरा नाम बदल दे। एसपी साहब हंस पड़े। उसने आईओ को कहा ले जाओ इसको, साले को ले जाओ, इसको, इसके बेटे को भी कर दो बेगुनाह, एक को चलान कर दो। तो अब देखें कि उस बाबे की एक सवाल ने उसको कन्विंस कर दिया कि वाकई ये बाबा कह रहा है जो सही कह रहा है। तो अदालत भी इसी नतीजे पे पहुंचती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो वो जो बाबा जी ने सवाल किया था ना, वो सवाल वकील करता है उसी नौयत के गवाह से, कहलवाता है। 3 बातें कहलवाता है गवाह से कि नंबर 1, गवाह ने जो कुछ कहा है गलत कहा है। मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं कह रहा हूँ, सख्त लफ्ज़ हो जाता है, उसने गलत कहा है। नंबर 2, अगर वो तज़ाद पैदा करता है, अगर झूठ नहीं है उसको साबित कर सका, गलत नहीं साबित करता, तो ये होती है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि कंट्राडिक्शंस ले आए, तज़ाद ले आए उसकी एविडेंस में। अगर ये 2 बातें नहीं होती तो तीसरी फिर क्या बात होगी? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? कोई बता सकेगा? 3 ही पॉसिबिलिटी है ना। या क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालात से ये साबित होगा कि ये गवाह गलत बयानी कर रहा है, या ये होगा कि इसके बयान में तज़ाद आ गया है, कंट्राडिक्शंस आ गया है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? या फिर वो ठीक है, सच्चा है, तो उसकी एविडेंस, अगर ये 2 चीज़ें क्रॉस एग्जामिनेशन में हम साबित नहीं कर सकें तो फिर उसकी एविडेंस सही है, लेकिन इसका फैसला अदालत ने करना। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई? तो जो फरीक ने गवाह को पेश किया वो उसका बयान करवाएगा और गवाह बताएगा मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। इसको कहेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ।
उसके बाद ऑपोजिट पार्टी जब उसको वो एग्जामिन करेंगे, उससे सवालात पूछेंगे, तो उसको कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, कि दूसरे फरीक ने उसको। उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस करती है तो अदालत भी कोई सवाल पूछ सकती, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कहेंगे, वो अदालत का राइट है, उसे कहेंगे कोर्ट क्वेश्चन। क्यों? तो अदालत तो अपनी तसल्ली तो जज ने करनी है ना, तो जज भी कोई सवाल पूछ सकता है सच तक पहुंचने के लिए। ठीक हो गया? तो साबित यही करना है कि अब हम इसको सपोर्ट किस बात की हासिल है, कहां से, किस कानून की, कि एविडेंस कैसे पेश हो गया। अभी तो सिर्फ हम एविडेंस और एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन की हद तक बात करें। सर, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हम सिर्फ बयान की हद तक जरा करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर बयान के अंदर उसने 3-4 बंदों के सोटे वगैरह चले, उसने किसी एक का नाम नहीं लिया, तो क्या उस नुक्ते के ऊपर या उसका वकील उसके ऊपर जरा करेगा कि नहीं करनी चाहिए? किस तरीके से अगर कोई कमी बेशी वगैरह रह जाए तो आपको अपने आप को उसके अंदर महदूद रखना चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी? आप प्रोसिक्यूशन वकील के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? डिफेंस की तरफ से मैं कह रहा हूं। डिफेंस की, उसने किसी का नाम नहीं लिया तो जरा ना करें ना, बिल्कुल क्यों करेंगे? सर आप जरा ना करें, क्यों करेंगे? उसने आपके खिलाफ कहा ही कुछ नहीं, तो आप खुद वो बेलने में खुद देना। तो वो इसके मुतालिक जो है वो बड़ा मशहूर एक वाक़या है कि वो एक जो है साहब का जो है ना, वो सीधा हाथ पे बैंडेज बंधी हुई थी, तो दोस्त ने कहा कि यार बड़ा अफसोस होया, थोड़ा सज्जा हाथ फ्रैक्चर हो गया, की होया? उन्होंने कहा यार वो बेलने च आ गया। उन्होंने कहा ओहो सज्जा हाथ आ गया, तुसी ते कम काश तो भी। वो कहता नहीं, वो पागल दे बच्चा, आया तो मेरा खब्बा हाथ सी ते मैं खब्बा कट के तो सज्जा पाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके खिलाफ एविडेंस नहीं आई तो ज़रूर आपने अपने लिए। तो मैं आपको इसकी एक बड़ी, मैंने कहा शायद मैंने पहले भी ये बताई थी कि मेरे पास एक बच्चा आया, उसका कसूर में एक मर्डर केस था लगा हुआ कि सर मुझे क्रॉस तैयार करवा दी। तो मैंने उसको क्रॉस तैयार करा दी। उसका केस था कि रात को 2:30-3 बजे के करीब सेहन में परछत्ती के नीचे बाबा सोया हुआ था, वो आए, उन्होंने फायर मारा। तो गवाहों ने कहा कि वो हम शोर पे उठ गए, उन्होंने फायर मारे, वो ज़ख्मी हो गया, मुलजिम दीवारें टाप के चले गए, हमने बाबे को संभाला तो वो मर गया। तो मैंने उसको कहा कि देखो इनकी किसी भी गवाही में और नक्शे में लाइट का सोर्स नहीं है लिखा हुआ, तो खुदा का वास्ता तुम लाइट से मुतल्लिक कोई सवाल ना पूछना, कोई सवाल ना पूछना। बाकी सवाल पूछना कैसे आए थे, कब आए थे, कितों आए सी, कितने टप के गए, क्या किया क्या नहीं किया, फासला कितना था, कितनी दूर खड़े थे, उनकी नोयत क्या थी, दर्द, ये सब पूछना, लेकिन लाइट से मुतल्लिक सवाल ना पूछना। कहता ठीक है सर। अगले दिन आया रोता हुआ, मैं कहा क्या हुआ? कहता सर मर गए। मैं कहा की होया? कहता सर मैं उन्होंने सवाल पूछा, ओ भाई राती 2:30 बजे का वक्त सी, तेनों किवें पता लगा कि मुलजिम? कहता वो सेन च लाइट बलदी पई सी। तो मैंने कहा फिर अब भुगतो भाई। तो कहने का मतलब जैसे अहमद भाई ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन कोई एविडेंस स्किप कर गई है बाई चांस या जानबूझ के या नालायकी से, तो आपने ज़रूर उसको पूछना। नहीं, ये आपने अभी कहा कि आपने उसको तैयार करवाया, यही सवाल है कि तैयार कैसे करवाते हैं? सुबह अगर आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है तो आप क्या पढ़ें, क्या देखें, क्या सवालात लिख के लेके जाएं, किस तरीके से बेहतर तरीका आपको क्या नज़र आया? अहमद भाई के सवाल का जवाब यही दूंगा कि F-16 आपको चलाना सिखाना है तो पहले दिन तो F-16 की चाबी नहीं मिल सकती आपको। अभी तो F-16 के पहले पूरा इंजन समझाना पड़ेगा, उसकी पूरी स्ट्रक्चर समझानी पड़ेगी। और आप ये आप सुन लें, ये जहन नशीन कर लें कि जिनको F-16 की जिन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है ना, जब वो पायलट्स जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें सिस्ना जो है वो तैयारा सिखाना, चलाना सिखाना पड़ता है। डायरेक्ट उनको F-16 में कोई नहीं बिठाता। सबसे छोटा जो जहाज़ होता है उसे सिस्ना कहते हैं, अगर मैं उसका तलफ़ुज़, वो पहले इंस्ट्रक्टर, वो भी इंस्ट्रक्टर साथ बैठता है। तो ये तो आप बहुत एंड प्रोडक्ट पूछ रहे हैं ना आप, वो भी उसकी तरफ आएंगे, लेकिन ज़रा थोड़ी सी सीढ़ियाँ तो तय कर लेना। मैंने जैसे बताया ना कि अगर मैं अभी आपको इस आखिरी
राहिल बताऊं कि भाई तो आपके पास केस आया ना, आपने 161 के बयान पढ़ने हैं, आपने चलान पढ़ना है, आपने पूरी की पूरी पुलिस फाइल पढ़नी है और आपने उनके 161 के बयानों पे और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करके आपने जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन देखना है, आपने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी है, आपने पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ना है, उसके बाद एविडेंस से मुतालिक उसके बाद आपने ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, ये सवाल करना है। सवाल तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप उसको पुट तब करेंगे जब आपको थोड़ी सी कुश्ती आती हो। पहले दिन तो मैंने आपको रेसलर के सामने नहीं डालना ना, पहले दिन तो आपको कहना है उठक बैठे निकालें भाई, ज़रा उखाड़े की जो है ना मिट्टी ठीक करें, अब इसके बाद वो डंपल घुमाएं, अब उसके बाद आए बच्चा थोड़ा सा मेरे साथ जोर लगाएं। तो आप तो जब उसके साथ जोर लगाएंगे, वो गलती भी कर रहा होगा तो आप उसका बाजू नहीं निकालेंगे कि यार इसको तो सिखा रहे हैं। लेकिन पहले दिन ही अगर आप उसको ऑपोजिट, हाँ थैंक यू बेटा, यहाँ रख लो, अगर उसको पहले दिन ही आप उसको एक मुखालिफ पहलवान के सामने डाल दें तो मुखालिफ पहलवान ने तो कुश्ती जीतनी है, वो तो कहेगा इन्हों तो आंदा ही कुछ नहीं, वो उसको गिराएगा, उसका मोढ़ा निकाल देगा, बाजू निकाल देगा, पटक देगा, गर्दन का मन का निकल गया, वो सारी उम्र के लिए माजूर हो गया। तो ये पहले दिन का नहीं, आखिरी जब लेक्चर होगा क्रॉस एग्जामिनेशन का तब शायद मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या पूछना है, कैसे तैयार करना है, वो हम जाएंगे कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार कैसे करते हैं। आई थिंक सर सिविल के अंदर तो हम कोशिश करते हैं कि पहले इन चीफ हो जाए ताकि आप तैयार करके अगले दिन के ऊपर जरा करें। फौजदारी का मैंने कोई मुकदमा कभी किया नहीं हुआ, यहाँ पे क्या सिलसिला होता है, जरा उसी दिन करवाते हैं जिस दिन बयान वगैरह हो रही होती है। आपने कि बेहतर तरीका ये है कि आप मौका हासिल, अच्छे वकील कभी किस्तों में केस नहीं कराते, वो कहते हैं आज ही एग्जामिनेशन चीफ होगा और आज ही क्रॉस होगा। वजह उसकी लॉजिक क्या है कि एग्जामिनेशन चीफ में वो कोई गलतियां कर गया तो फिर उसके वकील को मौका मिलेगा, यार अगर क्रॉस में तुमसे यह सवाल पूछे तो तुम इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे देना। वो तो फिर आप खुद प्रोसिक्यूशन विटनेस को मौका दे रहे हो कि अगली दफ़ा वो अपने गवाह, मैं कभी नहीं करता, मैं कहता हूँ जी उसी दिन एग्जामिनेशन चीफ होगा और उसी दिन ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और सेट ऑफ विटनेसेस इकट्ठे होंगे। ये नहीं कि एक चश्मदीद गवाह आज करा रहे हैं और दूसरा चश्मदीद गवाह हफ्ते बाद, जो उनसे सवालात किए हैं एक चश्मदीद गवाह से अगले गो को वो तैयार करा के आएंगे। गुलदस्ता कंप्लीट होना उसका यही मतलब नहीं, सेट ऑफ विटनेसेस कहते हैं। अगर बरामदगी के गवाह हैं तो वो जैसे एक मुलजिम से बरामदगी हुई है तो उसी मुलजिम से जो बरामदगी का दूसरा गवाह है या जो बाकी मुलजिमों से बरामदगी के जितने भी गवाह हैं वो सारे एक ही दिन होंगे। क्यों कि आजकल एक ही गवाह करवाते हैं, दूसरा वो आईओ को पेश कर देते हैं, दो गवाह नहीं पेश करते आजकल, ये नया ट्रेंड आ गया और अदालतें भी उस पर। मैंने कहा ना क्रॉस एग्जामिनेशन, ओ भाई क्या पता दूसरा गवाह कंट्राडिक्शंस दे जाए और वो कोई मुताबिक कोई बात कर जाए, नहीं करते। तो मैं आपको प्रैक्टिकल मिसालों से इसको समझाऊंगा। आज मैं आपको इस पे ये सेक्शंस पढ़ के मैं आपकी तरफ सवाल जवाब पे चला जाऊंगा। मैं बड़ा ज़ोर करना, पूरा ज़ोर ला के मैं बोल रहे हैं तो आप जो ना वो वोकल पार्ट्स जवाब देंगे। मैं आपको रेलेवेंट सेक्शंस जो आपको बता देता हूँ वो पढ़ देते हैं। उसके बाद एविडेंस एक्ट का आर्टिकल है 132 QSO, एग्जामिनेशन इन चीफ एटसेट्रा। ये सिर्फ एग्जामिनेशन चीफ के बारे में नहीं है। कई लोग कहते हैं एग्जामिनेशन चीफ के बारे 132 है तो फिर बाकियों के बारे की होएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन का तो सर सेक्शन ही कोई नहीं। मैंने कहा बेटा पूरा पढ़ा था अपने सेक्शन 1, वो जी वो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन चीफ, मैंने कहा उसको पूरा पढ़ा जाता है। अच्छा अब हम इसको हिज्जे करके पढ़ते हैं। जो कोडिफाइड लॉ हो ना, ये जो सेक्शंस होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये ज़हीन तरीन जीनियस लोग ये लेजिस्लेशन करते हैं। तो वो लोग कूजे में दरिया बंद करते हैं तो उसका एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, सेमी कोलन अहमियत रखता है। तो जब भी आप इसको पढ़ें किसी भी सेक्शन को तो हिज्जे कर करके उसको अलग अलग करके पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी उसमें से। जैसे गालिब के शेर आज भी जब हम पढ़ते हैं तो नई नई बातें निकलती हैं। इससे पहले तो ये बात किसी ने कही नहीं गालिब के बारे में,
ये शेयर का ये भी मतलब हो सकता है। तो इसी तरह ये जो कोडिफाइड लॉ है, जितनी दफ़ा पढ़ेंगे नया। और मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्योंकि वकालत की बुनियाद है, मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रा हिज्जे करा के, हम बचपन में होते थे तो हमें सिपारे और उर्दू का कायदा जो है हमारे उस्ताद जो ना वो हिज्जे करके पढ़ाते थे, कहते थे नहीं हिज्जे करके पढ़ो, अलिफ ज़बर आ बे ज़बर बा। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन इतना डिटेल और बेसिक है ना, जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन के जितने भी लेक्चर्स करोगे ना तो वो सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन तक महदूद नहीं होंगे, वो पूरा ट्रायल होगा, वो पूरी प्रेजेंटेशन होगी कि अदालत में पेश कैसे होते हैं और फिर जज को कैसे वॉच करते हैं, गवाहों को कैसे वॉच करते हैं, अपोजिट वकील को कैसे डील करना है, अदालत में खड़े कैसे होना है। ये इतनी बेसिक बातें हैं कि मैं जो है वो ये भी कोशिश होती है कि आप लोग बोर ना हो कि यार बहुत ही सर में लंबा करता। तो जब आपका स्टेमिना ख़त्म होने लगे तो बस या उबासियाँ लेनी शुरू कर दें, मुझे पता चल जाएगा, या फिर आप फ्रैंकली बता दें कि सर काफ़ी हो गया अब अगली किस्त में तुम्हें। तो हम आज बस इस सेक्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे आप द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, जिसने उसको पेश किया है, जिसने उसको बुलाया है, शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। तो वो जो अदालत में बयान देगा वो एग्जामिनेशन चीफ होगा। सब आर्टिकल 2, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। जब ओपोजिट पार्टी जब उसको एग्जामिन करेगी, करना एग्जामिन है लेकिन ओपोजिट पार्टी ने करना तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे। 3, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड री एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, वो री एग्जामिनेशन। अब इन्होंने एक बात नहीं दी कि उसके बाद फिर दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होगा, यहां तो नहीं लिखा। तो फिर उसको हम कैसे प्रिज्यूम करेंगे कि जो प्रिंसिपल उन्होंने ऊपर दिया है ना वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि जब भी एग्जामिनेशन चीफ होगी वो सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। वो कि इन्होंने नहीं दिया। देखें लेजिस्लेशन की विजडम आप देखें कि उन्होंने कहा वो रिपीट क्यों करें, प्रिंसिपल वही अप्लाई होगा कि एवरी एग्जामिनेशन चीफ इज सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये जो री एग्जामिनेशन है कोई बात रह जाती है, जैसे ये अब ये कह रही है ना, इन्होंने अभी अहमद भाई ने कहा था कि गवाह कोई बात छोड़ देता है, तो मैंने सवाल किया था कि कौन प्रोसिक्यूशन का वकील या डिफेंस, तो उन्होंने कहा डिफेंस। तो मैं कहा उन्होंने रहने दो, उसको क्या जरूरत पड़ी उस पर सवाल करने की। लेकिन प्रोसिक्यूशन का वकील कह सकता है, अदालत को दरख्वास्त दे सकता है कि कुछ बेसिक बातें रह गई थी तो हमें इसको दोबारा एग्जामिनेशन इन चीफ कराने की इजाज़त दीजिए। वो अदालत की स्वाबदीद है, उस वक्त भी कह सकता है, बाद में भी कह सकता है। ये मेरा दोस्त को पता नहीं चल रहा है, उसको नहीं पता। ओके सर, अपने बट सर सवाल ये होगा कि री एग्जामिनेशन सिविल के अंदर तो कम से कम ये होता है कि कोई अगर नई चीज़ क्रॉस एग्जामिनेशन में आई हो तो तब सिर्फ री एग्जामिनेशन अलाउ की जाएगी। अगर कोई चीज़ रह गई है एग्जामिनेशन इन चीफ पे तो उस पर आपको री एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। क्या फौजदारी में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है? एविडेंस एक्ट है ना जी जी, तो एविडेंस एक्ट का यही प्रिंसिपल है ना, सीपीसी तो नहीं, एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा ना उस पर। उसका प्रिंसिपल यही है कि उन्होंने कहा, प्रोविजन दे दी, लिख दिया कि अगर कोई बात रह जाती है तो री एग्जामिनेशन हो सकता है। लेकिन डिटरमिन किसने करना है? कोर्ट ने। उनकी ख्वाहिश पे वो री एग्जामिनेशन थोड़ी कर सकते हैं। एज ऑफ राइट नहीं है, एज ऑफ राइट नहीं, कोर्ट ने डिटरमिन करना है। पहले वो देखेगी कि जो चीज़ आप जिस बारे में आप पूछना चाह रहे हैं वो ज़रूरी फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ केस एंड दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है क्या? इजाजत क्यों दी जाएगी? एक लफ्ज तो एक जुमला तो इस्तेमाल होता है फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ केस एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। थैंक यू। ठीक हो गया। तो अगर वो अदालत देखेगी कि केस के फैसले के लिए ये जरूरी है और इंसाफ के लिए जरूरी है तो फिर वो मौका देगी।
वरना रिजेक्ट कर दे। तो जब वो री एग्जामिनेशन करवाएगा तो फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में पावें वो इसमें। अच्छा, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए फिर अदालत की परमिशन की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो प्रिंसिपल फॉलो होगा कि जब भी एग्जामिनेशन होगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो री एग्जामिनेशन होगा तो वो भी सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन के लिए अदालत की जरूरत है। हाँ, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन कर ली, गवा गया, अब आप दरखास्त देते हो, री एग्जामिनेशन नहीं हुआ, वो एग्जामिनेशन ही हुआ था। और उसके बाद अब देखें कितना बीच बीच में से बारीकियां निकल रही हैं, जितना आप सवालात करते जाएंगे बारीकियां निकलती जाएंगी। आपने तो एग्जामिनेशन इन चीफ कराया था, वकील साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन कर ली, गवा गया। 2 दिन बाद आपको ख्याल आया कि यार ये बातें तो मैं पूछने ही भूल गया। अब आप दरखास्त दे देते हैं किस चीज की? नो, मुल्जिम का वकील री एग्जामिनेशन की क्यों देगा? वो देगा क्रॉस एग्जामिनेशन की। अब अदालत फिर देखेगी कि क्या ये जो बातें ये कह रहे हैं कि इस बारे में बातें पूछना रह गई हैं, क्या ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए हैं और फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ केस के लिए हैं, तो वो अलाउ कर देगी। फिर उसी गवाह को दोबारा बुलाया जाएगा। 540 है CRPC का सेक्शन कि री एग्जामिनेशन और री क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसी भी गवाह को बुलाया जा सकता है। तो उसकी प्रोविजन एविडेंस एक्ट में भी दे दिया है और CRPC में भी है। अच्छा, ये तो हो गया जी इधर। इसके साथ एक सेक्शन और लगता है, बस उसको हम पढ़ के फिर हम इस पे ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक हो गया। विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ, देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स। लाजमी नहीं है, उसकी मर्जी को कहा मैं पूछे ही नहीं, इसने मेरे खिलाफ कहा ही कुछ नहीं, मैं क्यों पूछूं। छोड़ देते हैं अच्छे वकील, नहीं पूछते कुछ भी कि इससे मुझे मेरे बारे में कहा ही कुछ नहीं। क्रॉस एग्जामिन, कि वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे। देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर्स री एग्जामिन, द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट्स टू रेलिवेंट फैक्ट्स, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड्स नॉट बी confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief। ये बहुत अहम जुमला है कि वो गवाह जिसने एग्जामिनेशन इन चीफ देना है, वो तो अपनी जो उसकी एविडेंस है ना प्रपोज्ड, वो उसी के मुतालिक कहेगा। अब एक गवाह चशमदीद है, वो पोस्टमार्टम के बारे में कह सकता है कि जी मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था? नहीं, वो तो आई विटनेस, उसने तो वकूआ देखा, उसके बाद वो घर चला गया, वो उस तक कन्फाइन रहेगा। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन उस तक नहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए पहले डिफेंस काउंसिल को उसको लाना पड़ेगा उस तरफ कि भाई जब पोस्टमार्टम हुआ था तो तुम तो वहां मौजूद थे ना बाकियों के साथ। वो कहता है हाँ जी, बस अब आपको लाइसेंस मिल गया, अब आप उसको पोस्टमार्टम जब हो रहा था उसके मुतालिक पूछ सकते। अदरवाइज आप उससे पोस्टमार्टम के गवाहों से बरामदगी के बारे में नहीं पूछ सकते कि उसका एग्जामिनेशन चीफ ही बरामदगी के बारे में है, तो आप उसको पोस्टमार्टम या चशमदीद के कैसे सवालात करते। लेकिन एज सुन एज आपके किसी सवाल से उसने उसके बारे में रिलेट कर दिया खुद को, अब आपको लाइसेंस मिल गया, आपको इजाज़त मिल गई कि आप उसके बारे में भी सारी बातें। मैं आपको अगले लेक्चर में अपने एक मर्डर केस का बताऊंगा कि किस तरीके से जज साहब को हमने कन्विंस किया कि इस गवाह ना है तो ये निशानदेही का गवाह, लेकिन वो आई विटनेस बन गया, पुलिस का गवाह, और उसकी एविडेंस की बुनियाद पर मर्डर केस में हमने मुलजमान को बरी करवाया। तो क्रॉस एग्जामिनेशन कन्फाइंड नहीं हो सकती। इसका लास्ट है, द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर्स रेफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड इफ न्यू मैटर इज by permission of court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examination that matter। अगर वो कोई नई बात करता है re-examination चीफ में तो फिर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की, ये सिविल में, लेकिन ये क्योंकि ये तमाम सेक्शंस सिविल पे भी अप्लाई करते हैं और क्रिमिनल पे भी अप्लाई करते हैं। क्रिमिनल पे इसलिए लाजमी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त देते हैं, हालांकि वो बाज़-औक़ात उसने नाम ही गलत बता दिया, गवाह का पहले वो मुद्दई का नाम बता गया मोहम्मद अली,
लेकिन कहीं बीच में क्रॉस एग्जामिनेशन में कह गया कि नहीं नहीं वो तो अली मोहम्मद था। अब उसने अली मोहम्मद तो कह गया, नाम तो उसका मोहम्मद अली था। अब उन्होंने री एग्जामिनेशन इस पॉइंट पे करवाया कि भाई ये उसका नाम क्या था असल में कंप्लेनेंट का, तो वो कह देगा मोहम्मद अली था। तो वो तुमने क्रॉस एग्जामिनेशन फिर क्या, ओ जी गलती से मेरे मुंह से निकल गई। अब इस बारे में अपेरेंटली तो कोई क्रॉस एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हर जगह उसका नाम मोहम्मद अली लिखा हुआ है। लेकिन कोर्ट कहेगी कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एक्यूज्ड इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, तो उसको मौका दे दें, पूछेंगे हाँ भी क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, ज़रूरत करते हैं, कई वकील कहते हैं हाँ जी करनी है, उसमें भी फिर बातें वो भाई उसका अब री एग्जामिनेशन तो इस बारे में है कि उसका नाम वो पूछते जाएंगे और सवालात, और बाकी सवालात तो आप पहले पूछ सकते हैं, उसकी तो कोर्ट से परमिशन है। तो बहरहाल तो ये दो सेक्शंस हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ को डील करते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं, कोर्ट की स्वाबदीद है। अगर अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ स्टार्ट और उसी वक्त कौंसल पॉइंट आउट करता है कोर्ट को कि सर कुछ बातें रह गई हैं तो इकट्ठे क्रॉस कर लें, तो वो भी हमें थोड़ा सा री एग्जामिनेशन की कर। अच्छे जजेस तो करते हैं कि अभी वो क्लोज नहीं किया, क्रॉस नहीं लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है यार पूछ लो। दूसरा जो डिफेंस काउंसिल होता है वो भी इतराज़ नहीं करता, ठीक है जी होना तो है, फिर एक लंबी एक्सरसाइज जो दोबारा करें तो ठीक है जी, ये जो करने करें। वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने देता, कहता जी गवाह जो कह रहा है ना वो लिखते जी। ये मैं पूछना लगा था सर, लीडिंग क्वेश्चन ये क्या होता है जी, और किसको कहते हैं नॉन लीडिंग क्वेश्चन, ये क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन है उसको रास्ता दिखाना कि भाई तुम गली में खड़े थे ना जब मुलजिम आए, नहीं ये लीडिंग क्वेश्चन। ये लिमिट सिर्फ क्या उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जामिनेशन इन चीफ पे ये लिमिट लगती है कि लीडिंग क्वेश्चन तो वहीं लगेंगे ना। आप क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो तो आपका गवाह ही नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन तो अपने गवाह को आप प्रॉम्प्ट करते हैं, ओ भाई देख भाई क्या टाइम था, 2 बजे, अच्छा तुम फिर गली में गए, नहीं ये नहीं, हाँ भाई क्या टाइम था, 2 बजे का, फिर क्या हुआ, तो वो फिर बता, ये आप पूछ सकते हैं कि फिर क्या हुआ, आप कहाँ पर मौजूद थे, ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। फिर क्या हुआ, कौन कितने मुलजिम आए, कौन कौन आए, क्या था उनके पास, ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन लंबी करनी चाहिए, छोटी करनी चाहिए, नहीं, मुख्तसर, क्या करना चाहिए? मुख्तसर तरीन, रेलेवेंट एंड शॉर्ट, मुख्तसर। थका के नहीं उसे सच बोलवाना तो उन्हें कितने थकना उन्हें कहना जी गैप कर लो, मैं आधे घंटे का इंतजार करके फिर वो फ्रेश होके आ जाएगा, आप रोक सकते हो? नहीं। गवाह कहता है जी वकील जज साहब बड़ी लंबी हो गई, वकील साहब ने बड़ी लंबा पूछ लिया, जरा नहीं सी पूछना सी, अदालत वहाँ उसको वो करेगी खबरदार वकील के बारे में। अच्छा जी मैं थक गया जी, मैंने थोड़ा जो टाइम, हाँ ठीक है वो वक्फा कर लेंगे, ठीक है भी गवाह की सज़ा तो नहीं, उसको कुर्सी भी दे सकती है अदालत। नहीं आप ये तो नहीं पूछ सकते ना भाई देखो ये वकूआ 2 जनवरी को होया नहीं, और भाई ये 10 वकूआ कब हुआ, क्या तारीख थी, ये पूछ सकते हैं उससे। अगर वो फिर भी नहीं करता तो फिर क्या करते? हाँ हाँ These are not leading questions. लीडिंग क्वेश्चन ये है कि भाई आप मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, ये लीडिंग क्वेश्चन है। ये नहीं हाँ भाई आप कहाँ जा रहे थे, किस चीज़ पे थे, वो कहेगा गाड़ी पे थे, टांगे पे थे, मोटरसाइकिल पे थे, साइकिल पे थे, किस चीज़ पे थे, ये आप कह सकते हैं, ये आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आप उसको लीडिंग क्वेश्चंस है कि आप उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, आप उसको रास्ता खोल रहे हो, भाई ये दरवाज़ा आ गया, चलिए इस दरवाजे से बढ़ जा। ठीक है,
उसका तरीका ये है कि आप अगर वो वकील साहब एग्रेशन कर रहे हैं ना, उसको प्रेशर डाल रहे हैं ना, आप वो प्रेशर रिलीज करवाएं जज के जरिए कि देखें जज साहब वो गवाह है, वो मुलजिम नहीं, ਉਹਦਾ बच्चा कत्ल होया, ये वकील साहब उन्होंने गुस्सा दिखा रहे ने, ये सवाल पूछें। ये मैंने कहा ये जब आएंगे ना क्रॉस एग्जामिनेशन की एथिक्स में, जब हम आएंगे ना कि कोर्ट एथिक्स क्या हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ 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 कह सकते हैं। नहीं उसके बाद उसको बात करने की किसी को इजाजत नहीं है उसके साथ, वो एक कोने में बैठा होगा ना ना, वो तो फिर आप उसको फिर सारा ब्रीफ करेंगे नहीं। एक दफा जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई शुरू, नहीं उस वक्त नहीं पढ़ा सकते, डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। हाँ आप उसको कन्फ्रंट करा रहे हैं उसके बयान से, फिर उसको दिखा सकते, देखो भाई तुमने 161 के बयान में ये कहा था, तुमने 164 के बयान में ये कहा था, तुमने फलां जगह अदालत के बयान में, तब उसको दिखा सकेंगे, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कन्फ्रंटेशन। वो तो लीडिंग क्वेश्चन की जुमरे में आ गया ना, ये तो पहले तो आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये तो पूरे का पूरा बम चला रहे हैं। नहीं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अदालतें तो टाइम बचाने के लिए कहते हैं यार लिख ले नोट्स, वो डिफेंस काउंसिल की तो याद करके आए ना, याद करके आए, तनख्वाह किस बात की लेता है, याद करके आए ना। वो तो याद करके आते हैं, रट के आते हैं, रटवाना प्रोसिक्यूशन हम आएंगे, ये एथिक्स में आ जाता है कि क्या एक वकील के क्या है, क्योंकि उसका ज़ाती केस नहीं है, उसने फ्रीक नहीं बनना, इसलिए रटवाना भी नहीं है, उनको सिर्फ बताना है भी आप अपने 161 का बयान समझ लो, आपने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, बाकी अदा रटवाना नहीं, रटवा के आप फ्रीक बन जाते हो। नहीं पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, उन्हें कहो भी ये तो ये एक आपके 160 के बयान है, अपने किसी बंदे पढ़े लिखे को कहो कि तेनों पढ़ के सुनावे, तेनों याद करावे, आपने फ्रीक नहीं। हमारे एक वकील साहब थे, बहुत लीजेंड, कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे, साहबजादा फारूक अली खान, उनके बाप वालिद साहब जो हैं उनके बहुत बड़े वकील थे क्रॉस एग्जामिनेशन के, साहबजादा नुसरत अली खान। तो वो एक दिन मुझे, मैं नया नया मेरा केस था, मर्डर केस में एक मुलजिम का मैं वकील था, नहीं कंप्लेनेंट साइड के वकील थे, तो उन्होंने मुझे भी रख लिया, तो बाद में उन्होंने उनको भी रख लिया। तो उन्होंने कहा कि सर वो जूनियर वकील तुहाडे नाल पेश हो जाए, बुला के लियाओ उन्होंने। मैं चला गया, तू मेरे नाल पेश होना है इस केस विच, या तो फिर तू कर, मैं वापस कर। मैं कहा नहीं सर तुहानू रखना सी, मैं आप इन्होंने भेजिया सी तुहाडे, तुम फिर मेरे साथ पेश होगे। मैं कहा जी ठीक है सर, मेरे लिए ऑनर है, मैं आपको असिस्ट करूँगा। क्या ठीक है। तो गवाही को 2 दिन रह गए थे, तो गवाहान आए, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा सर इन्होंने मैं बयान याद करा दा, तू क्यों कराएंगा, उन्होंने जो वेखिया वो बयान देन, असी इन्हों के हिस्से की क्यों जानम लईए, जो इन्होंने वेखिया उन्होंने दस दो भाई थोड़ी ये 161 का बयान है, अपने बयान पढ़ लो, जो तुमने देखा है बस वो अदालत में बयान दो। तो वो नहीं रटवाते थे। तो उस दिन के बाद मुझे भी सबक मिला, नहीं कई वकील हैं हमारे तोते की तरह रटवाते हैं। मेरे ज़ाती नॉलेज में है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। थोड़ी सी मुझे इतनी लिबर्टी दे दें, मेरी थोड़ी सी बात नहीं, मैं बुजुर्गों भूल जाता हूँ। तो अब देखो मैं भूल गया क्या कहने लगा था। तो चलें, गवाहान को वो कहते हैं कि आप जो है ना इनकी उसमें मत जाएं, ये इनका गवाहों का ये है, आप फ्रीक मत बने। हाँ बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे नॉलेज में हैं कि मुझे प्रोसिक्यूशन के वकील के तौर पे ये पता था कि ये 2 मुलजिम तो बेचारे मौके पे थे ही नहीं, हमें गवाहान ने भी बता दिया, क्योंकि वकील से तो वो नहीं छुपाते। लेकिन अब क्या मैं अदालत को बता सकता हूँ, वो बेचारे फांसी हो गए।
गो के आगे से उनकी सज़ाएँ कम हो। लेकिन मैं बतौर कौंसल मेरा ये ड्यूटी है कि मुझे अगर वो ये लगता है कि यार इस केस में ये बंदे बेगुनाह हैं, ब्रीफ वापस कर दूँ। लेकिन क्या आप अदालत को कह सकते हैं कि जी मैं इनका वकील हूँ, मुझे ये लगता है कि मैंने ये सुना इनकी बातों से कि ये 2 बंदे बेगुनाह हैं? नहीं, ये प्रोफेशनल कंडक्ट मिसकंडक्ट है। मैं उनका केस छोड़ दूँ, फीस वापस कर दूँ अगर मेरा ज़मीर नहीं मान रहा। अगर फीस खरी करनी है तो फिर केस उनका जैसे एज इट इज़ है वैसे प्लीड करें, आगे उनके केस की किस्मत। यानी तो कुछ वो सारे ने इन्होंने वकालतनामा दिता को बाकी भी पूछ लो यार सवाल। जी जी, आपको नहीं रोक रहा हूँ मैं बाकियों को कहता हूँ। जरा मैं ये केस पुट करना क्या होता है और ये केस पुट करना ज़रूरी होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह जानता है कानून को, वो तो फैक्ट्स के मुतालिक बताएगा, वो कानून की। और ये तो अथॉरिटियाँ या केस ला तो अदालत को बताना है। वो गवाह को कैसे, गवाह को तो अगर वो मेडिकल का गवाह है ना, फर्ज करें डॉक्टर है, उसको तो आप पारिक की और मोदी की और दुनिया जान की आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आप दिखा सकते हैं, किताब रेफर कर सकते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर को आप कोई कानून का सेक्शन रेफर कर सकते हैं? वो कहते हैं जी मुझे क्या पता किस सेक्शन के तहत पोस्टमार्टम होता है, मुझे तो इतना पता है कि फलां नोटिफिकेशन के मुताबिक हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि हम पोस्टमार्टम करें। और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक जो हमने पढ़ा है, पारक है, सादिक है या सबसे ज़्यादा मशहूर मोदी है, उसके मुताबिक हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना जो हमें गवर्नमेंट ने फॉर्म दिया है हमने। तो उनको गवाह को आप कैसे कानून पुट करेंगे, क्यों करेंगे कि भाई बताओ इस कानून के मुताबिक तुम झूठे साबित होते हो? नहीं। और सर ये इसको झूठे विटनेस को कैसे आप जरा करेंगे? जो आप सामने एग्जाम इन चीफ हुआ है, मुकम्मल तौर के ऊपर झूठ बोल के गया है, आपकी उसके लिए झूठे, बिकॉज अमूमन तो यही इसी तरीके से होगा, तो उसको कैसे आप पकड़ते हैं? ये फिर वो आखिरी सीढ़ी का है सवाल। अहमद भाई जो ना वो मेरा इम्तिहान ले रहे नहीं, बात ये मैंने कहा ना कि जब तक हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे तो 100वीं सीढ़ी में अभी देख रहा था 1100 क्वेश्चंस, ये 11,000 क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। इसकी थोड़ी सी कैटेगरीज होती ना कि पहले 100 क्वेश्चंस इब्तदाई वकालत के हैं, अगले जो है वो हमें तो उंगली पकड़ के बच्चे को चलाना सिखाना है, आपको उंगली पकड़ के क्रॉस एग्जामिनेशन सिखानी है। तो इसलिए ये 2 बहुत अच्छी किताबें हैं, अहमद भाई ने लाए, क्रॉस एग्जामिनेशन पे ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो बहरहाल तो और कोई सवाल है कि मुझे इजाज़त है? बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आपकी हिम्मत और आपकी जो है वो सुनने का शुक्रिया, टाइम देने का शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, कोई बात अच्छी लगी हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बड़ी मेहरबानी। सिकंदर जावेद साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बीमारी के बावजूद यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, वो इस प्रोफेशन और आप तमाम दोस्तों की ट्रेनिंग के लिए उनकी जो डेडिकेशन है उसका जागता सबूत है। एक तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि उनके लिए थोड़ी सी तालियाँ हो जाए, बिकॉज उनकी एक्सेलेंस, उनकी इन्वॉल्वमेंट विद द प्रोफेशन और केसेस का, और एनेक्डोटली आपको आपके सामने कि फ़लाँ केस में मैंने ये देखा, फ़लाँ में ये देखा, ये एक मुकम्मल तौर पे ख़जाना है, एक ज़ख़ीरा है गुड एडवाइस का। अब आखिरी सीढ़ी का भी मुझे इंतज़ार है, जो मैं बार बार सवाल वगैरह कर रहा था, तो इस तरीके से हम सिकंदर जावेद साहब को हम नहीं जाने देंगे। आइंदा भी आप तमाम दोस्तों के सामने रिक्वेस्ट करके इनको लेके आएंगे बेहतर तबीयत के साथ। अब चंद किताबें मैंने भी शौक के अंदर मैंने फौजदारी की जमा की। किताबों से पहले एक बात कह दूँ कि अगर अगली दफ़ा लेक्चर हो तो ज़रा थोड़ा से मोहल्ले से कुछ और बच्चों को भी नहीं, मैं वो जनाब के सामने थोड़ा सा माहौल बन जाए। जनाब के सामने वो माहौल का यही पॉइंट आउट करना चाह रहा था। ये हमारी लीगल एजुकेशन कमेटी का चूँकि आखिरी महीना है प्रॉबली, तो इसलिए जल्दी के अंदर हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वगैरह किया। बट सबसे बड़ा आपकी ऑडियंस, और आप जनाब भी अपने वीडियोज़ के उसकी स्टेटिस्टिक से भी देखेंगे सबसे ज़्यादा आपकी। और अनफॉर्चुनेटली चीज़ यहाँ पे ये रीति ये पढ़ी जा रही है कि वीडियो के ऊपर वो देखेंगे। अगर आप जनाब अपने पिछले लेक्चर का भी देखेंगे, आप हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ पे लाइक्स और कमेंट्स वगैरह आ चुके हुए हैं। और ये है, मैं तमाम दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि बिल्कुल बजा है गिला हमारे गेस्ट का
कि यहाँ पे आएंगे तो आप सवाल भी कर सकेंगे, यहाँ पे आएंगे आपको मौके के ऊपर जो भी ज़्यादा समझने के लिए जो नुक्ते हैं आप रेज़ भी कर सकेंगे। तो तमाम दोस्तों से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अटेंडेंस बेहतर करें और इंशाल्लाह यहाँ पे होगा। 2 किताबें आपको मैं थोड़ी सी पॉइंट आउट करना चाह रहा था मार्केट के अंदर से, ये रीसेंट बुक फेयर से हमने उठाई हैं। इस तरीके की आपको बेशुमार किताबें मिलेंगी। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि छपी पाकिस्तान में मगर हैं सारी की सारी इंडिया से। 11,000 क्वेश्चंस ये है PAL पब्लिशर्स लाहौर दिल्ली से छप के आई हुई है। 11,000 क्वेश्चंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस सिविल, क्रिमिनल और मेडिकल एग्जामिनेशंस के ऊपर। और लॉ मैन ये एक लाहौर के अंदर छपी है, ये भी किताब इंडियन है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल क्रॉस एग्जामिनेशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, कांट मानी की। तो इस तरीके की मार्केट में भी आपको काफ़ी किताबें मिलेंगी। अगर आप नकल उतार के जाएंगे तो अमूमन यू विल नॉट बी वेरी सक्सेसफुल, मगर कम अज़ कम चेक लिस्ट के लिए मैं भी अपने सिविल की कम अज़ कम जो ट्रायल वगैरह करता हूँ, हाँ मैं तो जरा तैयार करता हूँ, हाँ मैं पहले बैठ के ये यू नीड टू बी आई थिंक यहाँ पे डिटेल में भी बात होगी, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि इस विटनेस से आप किस नुक्ते के ऊपर बात करनी है। जैसे कि अभी किसको कहते हैं, सिकंदर साहब ने कहा कि मेडिकल वो जो लेके आया है रिपोर्ट वगैरह के लिए, उसके साथ मुकदमा आपने उसको कोट नहीं करना। यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपने इससे क्या चीज़ कहलवानी है और उसी के ऊपर आपने ज़्यादातर फोकस वगैरह रखने से और चीज़ें वगैरह पुट अप करने की नहीं ज़रूरत है। यू नीड टू बी क्लियर इन योर हेड। क्वेश्चंस लिख के भी जाएं या ना लिख के भी जाएं तो लेकिन पता तो होना चाहिए कि भाई से पूछना क्या है, ना कि अन्य बार उसके साथ सवालात करने शुरू कर दें। तो 11,000 सवाल नहीं पूछने, मगर इस किताब को इस्तेमाल करके 1-1.5 काम का सवाल अपने जो आपने सवालात बनाए हैं उसके साथ आपको कोई ना कोई मिल भी जाता है। तो इस किताब का ये फ़ायदा है, नकल उतारने की नहीं ज़रूरत इसकी। सो मेरी यही सजेशन होगी। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सिकंदर जावेद साहब का, हमेशा प्यार करते हैं, हमेशा अपनी डेडिकेशन के सामने तमाम दोस्तों के सामने आते हैं। तमाम दोस्तों का आने का भी शुक्रिया और अब इंशाल्लाह आइंदा भी आप तमाम दोस्तों से मुलाकात रहेगी। एक फ़ोटो के लिए सर नेक्स्ट